हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने वीकली प्रोग्राम करंट इकोनॉमी वीकली कंपाइलेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमी सीरीज का, करंट इकोनॉमी सीरीज का वीक नंबर 10 यानी कि लेक्चर नंबर 10, ठीक है ना। और इसमें हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं करंट इकोनॉमी से संबंधित घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये देखने की कि आपके प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, किस तरीके से उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो है आपके, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है, ठीक ना। लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना है, भारत मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का जो डाटा है वो है, ठीक है ना। विश्व चावल मूल्य सूचकांक है, तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, नमामि गंगे मिशन, कायाकल्प परियोजना देविका, अमृत भारत स्टेशन योजना और नवीकरणीय माइक्रो ग्रिड ऊर्जा का जो कंसेप्ट है। ये 10 महत्वपूर्ण चर्चाएं, 10 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग रियली में एक सप्ताह में हर एक सप्ताह की करंट इकोनॉमी की चीजों को देखेंगे तो लगभग प्रत्येक सप्ताह में हम लोग 10 करंट अफेयर के इकोनॉमी के टॉपिक कंपाइल करते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर हम ढंग से तैयारी करें तो एक महीने में लगभग मान के चलिए तो 40 टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। और 40 टॉपिक का मतलब होता है कि उनसे लगभग एक टॉपिक से 2 या 3 एंगल से क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको तैयार किया जा सकता है। अगर उसी से संबंधित कुछ चीजों के बैकग्राउंड को और तैयार कर लें तो समझ लीजिए हमारा इकोनॉमी इससे बाहर नहीं जाएगा। एक महीने के लगभग मान के चलिए 40 क्वेश्चन, 40 टॉपिक, और सोचिए साल भर के कितने हो गए, लगभग 500 टॉपिक के आसपास हम लोग कवर कर रहे हैं एक साल के। इकोनॉमी के 500 टॉपिक की आपकी एक लिस्ट बनकर के तैयार हो जाएगी अगर आपने सच में इन सभी टॉपिक को प्रॉपर तरीके से आपने नोट कर लिया, इनके छोटे से करंट के साथ साथ इसके बैकग्राउंड को भी अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका समझ लीजिए पूरा करंट इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। और एक चीज समझ लीजिए, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, हाईली डायनामिक है। स्टैटिक क्वेश्चंस आपको दिखाई जरूर देते हैं यूपीएससी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, बहुत स्टेट मतलब दिखाई देते हैं कि पूरे स्टैटिक हैं, लेकिन आप अगर उसके गहराई में जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारे क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड हैं। उन टॉपिक की चर्चा कहीं ना कहीं करंट में हुई है। इसका मतलब है करंट से संबंधित 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक डायरेक्ट करंट और एक उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो करंट के आपके टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो फिर हम इतने टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बैकग्राउंड को लेकर के अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो हम उसको अलग से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक करके उसका बैकग्राउंड भी करेंगे। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने लगभग 40 से 45 क्लासेस में आपके करंट ट्रेडिशनल इकोनॉमी एमसीक्यू की पूरी क्लास मैंने कंप्लीट कराई थी। हर चैप्टर के हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए थे और उसका पूरा बैकग्राउंड भी डिस्कस किया है। अगर आप लोग चाहें तो उस क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अर्थव्यवस्था की, और उस लिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू और उसका डिटेल डिस्कशन, एमसीक्यू और उसका डिटेल डिस्कशन। उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं और समय आने पर हम करंट का प्रोग्राम जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा समय आने दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा का समय नजदीक आते आते हम वो भी इस आपके लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं मनोज कुमार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम वीकली करंट इकोनॉमी कंपाइलेशन में, ठीक है ना। चलिए, आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड यानी कि अभी हाल ही में आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, देखिए पोस्ट पेमेंट बैंक जो बनाया गया था, खोला गया था, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने बचत बैंक खाते वाले जो लोग हैं, बचत बैंक खाते वाले और नए या मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण हितैषी डेबिट कार्ड लॉन्च किया करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। यानी कि उसने एक ऐसा डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया है जिसमें
सोचिए एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इजीली बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिग्रेडेबल है, जिसका एनवायरमेंट पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। यस, देखिए ये सामान्य डेबिट कार्ड जो होते हैं वो पीवीसी का बने होते हैं, पॉलीविनाइल के बने होते हैं, लेकिन ये जो बना है वो किसका बना है? आपका रिसाइकिल पॉलीविनाइल क्लोराइड का। देखना, ध्यान रखेगा। और ये कैसा है? पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया है। ये रिसाइकलेबल मेटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, यह बताता है कि बैंक जो है आपके पर्यावरण के प्रति एक काफी समर्पित है। वित्तीय उद्योग के भीतर पर्यावरण के जागरूक प्रथाओं को बराबर बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, उसकी वकालत कर रही है और उसके अभियान से मेल भी खा रही है। यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक पूरे सिस्टम में इको फ्रेंडली सिस्टम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, ठीक है ना, लोगों को जागरूक कर रही है। समझिएगा, यह कंसेप्ट है। एक्चुअली में इसके प्रभाव के संदर्भ में देखें तो पहला है, लगभग 50,000 कार्ड के प्रत्येक उत्पादन बैच के परिणाम स्वरूप बाजार में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पीवीसी कार्ड की तुलना में इसमें मात्र 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आ जाएगी। अगर 50,000 कार्ड आपके पीवीसी के बनाए जाते हैं, उतने ही उत्पादन करने में इसके माध्यम से लगभग 350 किलोग्राम कार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी इसके वजह से, ठीक है ना। आर इसका नाम दिया गया आरपीवीसी, रिसाइकलेबल पीवीसी, ठीक है ना। इसके उत्पादन से हाइड्रोकार्बन की खपत में लगभग 43% की कमी आएगी, जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान पेट्रोलियम का उपयोग करने को रोकने में भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। और तीसरा, आरपीवीसी का प्रत्येक बैच 6.6 मिलियन लीटर पानी के संरक्षण में योगदान देगा। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन कम करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और पानी का उपयोग कम करना। अब सोचिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है सिंपल सा मात्र 50,000 कार्ड बनाने पर, समझिएगा। और सोचिए कितना पानी का यूज किया जाता है, कितना बचत होगी, हाइड्रोकार्बन आपका बचेगा। आपका सोचिए कार्बन जो उत्सर्जन है, कार्बन एमिशन जो होता है, वाटर यूज होता है, इतनी सारी चीजों का हमारे इकोनॉमी पर, हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत बड़ी चीज है। अगर इसी प्रोसेस को सभी बैंक अपने डेबिट कार्ड में इस्तेमाल कर लें तो सोचिए और अच्छा हो जाएगा। हालांकि अभी देख रहे हैं कि लगातार डिजिटल पेमेंट सिस्टम बढ़ने की वजह से लोग डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कम कर रहे हैं। सोचिएगा, कई लोग तो सोचिए सालों से जिन लोगों ने अपने डेबिट कार्ड का यूज ही नहीं किया है, जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अच्छा होता चला जाए और सिक्योरिटी के साथ होता चला जाए तो समझ लीजिए किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये होगा। तो चलिए, एक अच्छी पहल है, एक अच्छा कंसेप्ट है जो हमारे पर्यावरण के सिस्टम के लिए अनुकूल है। क्लियर? चलिए दूसरा, अगला टॉपिक है लास्ट माइल माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एक अभी हाल ही में कैबिनेट ने लगभग 1,39,000 जो करोड़ रुपए हैं उसके लिए अभी अप्रूव किए हैं। ये रहे 1.39 लाख रुपीस, इतने उन्होंने क्या किए हैं अभी हाल फिलहाल में। भारत सरकार के केंद्रीय मंडल ने भारत नेट परियोजना के लिए हिस्से के रूप में 6 लाख गांव के लिए लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए इतने करोड़ रुपए मंजूरी दी है। अब कहोगे ये है क्या? आपको पता है दोस्तों कि पिछली सरकार में जब यूपीए सरकार थी, उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का मतलब था कि बिना ऑप्टिकल फाइबर के आप कहीं पर भी एक अच्छी गति का इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा सकते। आपके कॉपर वायर से भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती। ब्रॉडबैंड का मतलब ही होता है कि आपके पास ब्रॉडबैंड के मतलब ये होता है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर हो तो आपकी स्पीड 1 Mbps, 2 Mbps, 2 Gbps, GBps, सोचिए इतने ऊपर तक निकल जाती है। उस योजना का उद्देश्य था कि जो था
ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट, उसका उद्देश्य था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत तक हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे, जिससे नई सरकार ने आने के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद उस परियोजना का नाम रखा भारत नेट परियोजना। भारत का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र और नेट का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करानी है, कनेक्टिविटी की ये योजना है, ठीक है ना, तेज गति की। और इसीलिए नाम क्या दिया गया है, लास्ट माइल, यानी कि अंतिम मील वाला, यानी जो सबसे पीछे रह गया है उसको भी हमको ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। उसी के लिए सरकार ने रुपए मंजूर किए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। इसमें क्या किया गया है, इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई है जो इसकी एजेंसी है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष उद्देश्य वाहन कहते हैं। उस विशेष उद्देश्य वाहन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका उद्देश्य होता है कि वो किसी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग उपलब्ध कराएगा, यानी कि एक तरीके से बिचौलिए की भूमिका निभाएगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट अपना पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट से या बाजार से या बैंक से नहीं उठाएंगे, बल्कि एसपीबी यानी विशेष पर्पस व्हीकल एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी। ये आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, आपको कहीं नहीं जाना है। बात समझ गए? तो एक ऐसी कंपनी जो आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, उसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कह लीजिए या उसकी नोडल एजेंसी कह लीजिए, किसी भी तौर पर उसको बनाया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सोचिए किसको बनाया गया है, बीबीएनएल को बनाया गया है। यस, ठीक है ना, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है ये, ने जो राज्य के स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की एक शाखा है, उसी की एक ब्रांच है, उसी का है, के द्वारा ग्राम स्तरीय उद्यमी के साथ साझेदारी प्रदान की जाएगी। यानी कि ये क्या करेगी, पार्टनरशिप करेगी, ये पैसा लगाएगी, आपको डेवलप करेगी और उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत अर्न होता है उसमें से लेने की कोशिश करेगी। तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन हो गई, ये रही, ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी बन गई। अब बात आती है कि यह योजना कब शुरू की गई है। यह आज की योजना नहीं है, बल्कि यह योजना, आप विश्वास करेंगे, इस नाम से यह योजना शुरू की गई थी आपकी 25 अक्टूबर 2011 को। 25 अक्टूबर 2011 में योजना शुरू की गई थी। कौन सी, भारत नेट योजना, ध्यान रखिएगा, भारत नेट योजना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? भारत नेट योजना ये इस समय शुरू की गई थी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, गांव में जमीनी स्तर पर प्रभावी और कुशल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। और यह भारत नेट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है। वर्तमान में इससे लगभग 2 लाख गांव जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में 2.5 वर्षों में बाकी सभी को जोड़ने की हमारा क्या है, लक्ष्य है। समझिएगा, कब तक, 2023 का एंड चल रहा है, 2025 तक का लास्ट है। तो इसका जो टारगेट है वो यही है, कब तक है, 2025 तक का लक्ष्य है ये। तो ये है आपका कंसेप्ट। भारत नेट परियोजना 2011 में लॉन्च की गई थी, 2025 तक, जिसका उद्देश्य है भारत में लगभग सभी 4.5 लाख 6 लाख जो भी गांव हैं, ठीक है ना, 6.5 लाख के आसपास, उन सभी गांव तक हम हाई गति की, उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराएंगे। और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, आपकी बीबीएनएल, जो बीएसएनएल की सहायक कंपनी है, ठीक है ना, ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। अभी हाल ही में इसके लिए सोचिए भारत सरकार ने कितने रुपए, 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे, इसको अब जाकर के मंजूर किया है। एवरीबॉडी इट्स ओके, क्लियर हो गया? इसी तरीके से करंट के साथ साथ उसका बैकग्राउंड भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका सारा काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला, अभी हाल ही में भारत मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, WTO, मर्केंडाइज का मतलब होता है व्यापार, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है,
ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू। ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार सांख्यिकीय रिव्यू 2023, ये रहा वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल, ये रहा रिव्यू, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है, वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है ना, जिसमें मर्केंटाइज, यानी मर्केंटाइज बोले तो वस्तु, ठीक है ना, और वाणिज्यिक सेवा यानी कि सेवाओं में ग्लोबल ट्रेड पर प्रमुख डाटा शामिल है। यानी कि इसमें वैश्विक स्तर पर वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात को ध्यान में रखते हुए क्या बताया गया है कि एक रैंकिंग दी गई है, बताया गया है कि कौन किस पोजीशन पर है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर के देखा जाए वस्तु और सेवाओं के संदर्भ में, तो भारत विश्व में 18वें स्थान पर है। टोटल, ध्यान रखना, टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब मिलाकर के, टोटल में, कुल में, यानी कुल विश्व व्यापार के दृष्टिकोण से भारत कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट विद गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु प्लस सेवाएं, ध्यान रखना, प्लस इसमें हम कह सकते हैं आयात और निर्यात, इन सब को मिलाकर के भारत 18वें स्थान पर है। तो बात आती है कि पहले स्थान पर कौन है, नंबर 1 पर कौन है, विश्व व्यापार में कुल मिलाकर के नंबर 1 ट्रेड करने वाला जो कंट्री है, दैट इज द चाइना। ध्यान रखिएगा, चाइना, यूएस एंड जर्मनी, ये टॉप 3 हैं, यहीं पर नोट कर लीजिएगा। कौन है, नंबर 1 है चाइना, यूएस और जर्मनी, ये टॉप 3 है टोटल मिलाकर के। अब कहा जाए कि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में क्या कंडीशन है, ये मर्केंटाइज इंपोर्ट यानी कि वस्तुओं के आयात में, आयात के करने के संदर्भ में देखा जाए भारत 9वें स्थान पर है, ध्यान रखना, आयात में, ठीक। लेकिन साथ के साथ अगर हम निर्यात की बात करें तो यहीं पर निर्यात में देख सकते हैं, तो निर्यात में 7वें स्थान पर है, ठीक है ना, ये देख लीजिए, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में जो भारत है वो कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। देखिए, पहले पर चाइना, दूसरे पर यूएस, तीसरे पर जर्मनी, ये रहा 2000 में 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। सेम ये रहे, चाइना, यूएस, जर्मनी, वही सेम यहां पर भी हैं। ओके, सबसे बड़े 3 एक्सपोर्टर्स हैं। और मर्केंटाइल ट्रेड 2000 में यूएस, चाइना, जर्मनी, शीर्ष 3 आयातक भी हैं। और भारत, सोचिए कि भारत कौन सा आयातक में, 9वें स्थान पर आयातक है, आयातक है, ठीक है ना, और 7वें पर एक्सपोर्टर में ये रहे, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, मैंने बताया था आपको, WTSR, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, ये किसकी है, WTO की एक वार्षिक सांख्यिकी प्रकाशन है, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिकल का स्थान लेता है। पहले आती थी इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिकल, उसकी जगह पर अब आ गया है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 223। ओके, तो ये आपके अब तक के डाटा हैं जिसमें ये बताया गया है कि क्या कंडीशन है भारत की। अब बता सकते हैं, तो भारत का स्थान क्या है, टोटल मिलाकर के 18वां विश्व में WTO के अकॉर्डिंग, ठीक। आयात में कौन सा है, 9वां, और निर्यात में कौन सा है, 7वां, कुल मिलाकर के ये कंडीशन है। 3 चीजें इस तरह से ध्यान रखनी है। अब यहीं पर अगर आपको तैयार करना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के आप देख लीजिए WTO। एक पहला क्वेश्चन कि WTO गठन कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। दूसरा उसमें क्वेश्चन देखना है जो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा कि WTO और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, कोई और भी रिपोर्ट जारी होती है क्या उसकी, या केवल एक ही है, ये हो सकता है रिपोर्ट से संबंधित यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में इस तरह के बैकग्राउंड वाले क्वेश्चंस भी आपके तैयार होते चले जाएं, आप लोगों पर बर्डन ना पड़े, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा थोड़ा सा बर्डन लीजिए जिससे कि और ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। मैंने कहा ना, मेरी क्लास में देखिए ना पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा कम मजा आता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के भविष्य के लिए सीरियस हूं, आप हो या ना हो, मैं हूं, और हमारा स्टडी IQ पूरी टीम आपके साथ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए, अगला टॉपिक है विश्व चावल सूचकांक। ये सूचकांक जारी किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO, यूएन की विशेष एजेंसी है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की विशेष एजेंसी है, ध्यान रखना। ओके बड़ी बड़ी, इसने समग्र चावल मूल्य सूचकांक जुलाई के आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि 2023 में 2.8% बढ़कर के 129.7 अंक हो गया है, जबकि सोचिएगा जून में यही 126.2 अंक था। समझ लीजिएगा। ओके, तो ये कंडीशन है। इसका मतलब है कि लगातार चावल के कीमतों में वृद्धि हो रही है। 12 वर्षों में, पिछले लगातार 12 वर्षों में ये उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि बढ़ती हुई मांग और चावल निर्यात पर अंकुश लगाने के भारत के कदम के कारण प्रमुख निर्यातक देशों में कीमतें बढ़ गई हैं। जिन जिन देशों को भारत निर्यात करता है, बोलो कि ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे भारत की वजह से? क्योंकि भारत, यहां पर ध्यान रखिएगा, अकेला भारत विश्व का, ध्यान रखना, लगभग 40% चावल निर्यात करता है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश कौन सा है? अकेला। सोचिए, 40% अकेला भारत चावल निर्यात करता है, अकेला। समझिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन है? थाईलैंड 13%। ध्यान रखना, भारत के बाद कौन है? थाईलैंड है 13%। ठीक, और उसके बाद देखेंगे तो आपका क्या नाम है, एक और है वियतनाम, वो 9% एक्सपोर्ट करता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये है। और भारत ने क्या किया है? भारत ने अपने यहां चावल की कीमतों में वृद्धि ना हो जाए, घरेलू आपूर्ति बनी रहे, और आगामी जो त्योहार आने वाले हैं उन त्योहारों के समय में प्रॉपर तरीके से कीमतें नियंत्रित रहें और आपूर्ति बनी रहे, इसीलिए उसने भारत में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान रखिएगा। तो किस चीज के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये कहा है कि भारत के अंकुश लगाने, चावल निर्यात पर अंकुश लगाने के। तो मैं बता देता हूं, यहां पर आप देख लीजिएगा। एक, घरेलू आपूर्ति बनाए रखना, कीमत नियंत्रण करना, ठीक ना, और त्योहार के समय उपलब्धता बनाए रखना। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से भारत ने चावलों के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया है। एवरीबॉडी, इट इज ओके, ध्यान रखना। त्योहार के समय उपलब्धता, ये 3 चीजें, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो घरेलू आपूर्ति को बनाए रखना, कीमत नियंत्रण करना, क्योंकि भारत में इस समय वैसे ही आप सब लोग देख रहे हैं कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हुई हैं, बहुत सारी समस्या चल रही है, ठीक है ना, इसके लिए प्रावधान किया गया था। ठीक, एफएओ ने बताया कि जुलाई 2023 में चावल सूचकांक जुलाई 2022 के मुकाबले 108 अंक से 19.7% अधिक है, समझिएगा। और सितंबर 2011 के बाद से यह उच्चतम है, सबसे ज्यादा उच्चतम है 2011 के बाद से, ठीक है ना। अब ये जो खाद्य मूल्य सूचकांक जो है वैश्विक स्तर पर कारोबार करने वाली खाद्य वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन को ट्रैक करता है, और चावल ट्रैकिंग के लिए एफएओ मासिक चावल मूल्य अद्यतन प्रमुख स्रोतों के मासिक चावल निर्यात मूल्य प्रदान करता है, बताता है कि क्या किसकी कीमतें कैसी चल रही हैं। एफएओ इसका डिसाइड करता है कि कीमतें कैसी रहेंगी और कैसी नहीं रहेंगी। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ये समझ लीजिएगा, इतना हम इसमें पॉइंट याद रखने हैं। और यहां पर बस एक पॉइंट कि एफएओ का गठन कब हुआ, और ये क्या एफएओ
पूरी तरह से यूएन की एजेंसी शुरू से ही है या यूएन की एजेंसी बाद में बनी है, कब बनी है, और उसकी यूएन की कौन कौन सी विशेष एजेंसियां हैं। बस ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यही इसका बैकग्राउंड है, यही आपको समझना है। और मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपके दिमाग में खटके और आप जाकर के उतना पढ़ने की कोशिश करें कि पढ़ना कैसे है और करंट के क्वेश्चन आते कहां से हैं। जो इसका बैकग्राउंड है वही इसका क्या है, ट्रेडिशनल पोर्शन है। अब चाहे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पढ़िए और चाहे कैसे भी, लेकिन करंट के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, जो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको याद रहे। ओके, चलिए, और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक मौका है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए सोचिए एक विशेष आजादी का अमृत महोत्सव ऑफर निकाल रहा है, जिसमें अब तक आपकी लोगों की जो फीस थी 29,999 की जगह पर आपको केवल 15 तारीख तक के लिए, सोचिएगा 15 तारीख तक के लिए ये फीस में आपको 3,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया है। अभी जल्दी कर लीजिए, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। कोड आपको इस्तेमाल करना है MK लाइव। ध्यान रखनी है, बैच आपका P2I हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश है, यानी टारगेटेड बैच है 2024 के लिए। जो कल तक आप लोग देख रहे थे कि आपको 2024 का टारगेटेड बैच, सेम फीचर, सेम सारी चीजें, आपको 3,000 रुपए का आजादी के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और बेनिफिट हो रहा है। सारी फैसिलिटीज वही मिलेंगी, चिंता मत कीजिए। और क्लासेस आपका अभी तक ओरिएंटेशन क्लास चल रही थी, आपकी 14 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो जितनी जल्दी हो सके उसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एडमिशन केवल 15 तारीख तक होंगे, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कह सकते। और बैच क्लोज, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमने जो डेट दे दी उसके बाद फिर उसमें एडमिशन होना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि सिलेबस आगे निकल जाता है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग टीचर की या सिस्टम की बुराई करेंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, आपका कोई नुकसान हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेटर मौका है, ठीक है ना। 3,000 रुपए कम नहीं होते बेटा, ठीक है ना। और इसमें सारी चीजें मिलेंगी, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा, लेक्चर के नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं, और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद 4 महीने के लिए आप हमारे स्टडी आईक्यू के प्रमाइस पर रहेंगे, जिसका खर्चा इंस्टीट्यूट पे करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर्स, फैकल्टीज और मेंटर्स के साथ रह करके अपनी मेंस की पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, यानी उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस तो पहले हो चुका होगा, ये रहा फाउंडेशन का, जनवरी से पहले ही हम फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जनवरी से लेकर के मई तक हम प्रारंभिक परीक्षा फोकस करेंगे, उसके बाद जून से लेकर के आपका सितंबर तक पूरा मेंस फोकस करेंगे, और ये उसके बाद इंटरव्यू। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आवासीय कार्यक्रम में आपके सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करानी है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सिर्फ, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ 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 और सिर्फ प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा करोगे उतना परफेक्शन आएगा, विद इन टाइम सारी चीजें लिख पाओगे आप लोग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगला टॉपिक है तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यह विधेयक है, कानून अभी नहीं बना है, ध्यान रखना। और यह विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है, प्रेसिडेंट के साइन रह गए हैं, उसके बाद कानून बन जाएगा। यह बनाया क्यों गया है, उसके पीछे रीजन है। देखिए, हम तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो तट हैं, उन क्षेत्रों में जलीय कृषि, यानी कि हम झींगा पालन है, मछली पालन है, श्रृंग पालन है, तमाम तरह के जो समुद्री जीव हैं उनको हम पालन करते हैं, उसकी कृषि करते हैं। और उसमें कंडीशन ये थी कि उसमें अब तक रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो था, लेकिन उसमें कंडीशन ये हो गई थी कि जिस व्यक्ति ने अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पंजीकरण नहीं कराया, अगर वो व्यक्ति बिना पंजीकरण के वहां पर कृषि करता है, जैसे ये चल रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, जो जगह जगह पे चैम्बर टाइप के बना रखे हैं, ये उसी के करने के लिए वहां मछलियां पाली जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, जाल बने हुए हैं इसके नीचे। अगर उस व्यक्ति ने बिना पंजीकरण कराए इस तरह का कार्य करने की कोशिश की तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। और भी इसके अलावा कई और चीजें भी इसमें शामिल थी।
इसमें संशोधन इसीलिए किया गया है कि भाई इसकी वजह से कई सारे लोग हैं जो समुद्र तट के किनारे रहते हैं, वो कुछ कर लेते हैं, नहीं करा पाते, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उसकी वजह समस्या ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसमें सजा के प्रावधान की जगह पर जुर्माने का प्रावधान रखा है। बात समझे ना, इसलिए संशोधन किया गया। ओके, तो भारत सरकार इस बात पर बल देना चाहती है कि तटीय जल कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियां, जैसे CRZ कहते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तटीय विनियमन क्षेत्र कहते हैं, जिनको एक एजेंसी प्रॉपर तरीके से विनियमित करती है। लोगों, अधिसूचनाओं के तहत CRZ के भीतर अनुमत गतिविधियां हैं, यानी कि इसके तहत क्या है, हम बाकायदा इनको अनुमति देते हैं, वो गतिविधियां यहां पर संचालित होती हैं। विधेयक में प्रावधान यह है कि तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम के तहत दिया गया पंजीकरण ही मान्य होगा और इससे CRZ अधिसूचना के तहत वैध अनुमति के रूप में माना जाएगा, जिससे लाखों छोटे सीमांत जल कृषि किसानों को कई एजेंसियों से CRZ की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम उनको वहीं पर रजिस्टर्ड कर देंगे, उनको आकर के एजेंसियों से रजिस्ट्रेशन, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, हम वहीं पर उनको क्या कर देंगे, अनुमति दे देंगे। ठीक है ना। इस संशोधन के माध्यम से CAA अधिनियम के तहत, ये जो है CAA यही है, तटीय कृषि कोस्टल एग्रीकल्चर एक्ट के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र के अंदर नो डेवलपमेंट जोन, जिसे हम कहते हैं वहां पर कोई भी आप विकास कार्य नहीं कर सकते, के भीतर हैचरी, फ्रूट स्टॉक, मल्टीप्लिकेशन सेंटर, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर जैसी जल कृषि इकाइयों की स्थापना करने के लिए विशेष छूट दी गई है। पहले क्या था कि NDZ यानी कि उस क्षेत्र के अंदर नो डेवलपमेंट जोन के भी 200 मीटर के भीतर आप पहले कुछ भी गठित नहीं कर सकते थे, कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वहां पर आपको ब्रीडिंग सेंटर, ब्रूड स्टॉक, हैचरी और मल्टीप्लिकेशन सेंटर्स, ये सब आप वहां बना सकते हो तट के 200 मीटर के भीतर, यानी तट के बिल्कुल किनारे पर ही ये काम कर सकते हो, जिससे कि भाई आपको मछली पालनी है तो मछलियों के अंडे भी तैयार करने हैं, नई नई ब्रीड तैयार करनी है, ठीक है ना, झींगे के बच्चों को तैयार करना है, तमाम तरह के उनके फूड पैकेजिंग वगैरह है, तमाम सारी चीजें हैं, तो आप पहले कर नहीं सकते, दूर जाकर करना पड़ता था, अब यहाँ पास में आकर के, ठीक है ना। एक प्रावधान इसमें मैंने कहा, इसमें सजा के प्रावधान में भी परिवर्तन किया गया है, सजा के प्रावधान में भी परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन क्या है, पहले 3 वर्ष की सजा होती थी, स्थान पर अब केवल क्या कंसेप्ट होगा, जुर्माना का प्रावधान लाया गया है। ओके, एवरीबॉडी क्लियर हो गया, तो ये आप समझ लीजिए कंडीशन क्या है। और ध्यान रखिएगा, भारत विश्व के प्रमुख जलीय जीवों के, या कह लीजिए कृषि उत्पाद हैं, जलीय कृषि के उत्पादों का बहुत बड़ा निर्यातक देश है, और इसमें सबसे ज्यादा समुद्री मछली पालन गुजरात में की जाती है। याद रखिएगा, इन सब चीजों को इसी तरीके से रिलेट करके पढ़िएगा, ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट यानी कि एकदम तेजी से उभरता हुआ गांव का कार्यक्रम, एकदम तेजी से, ठीक है ना। वो क्या है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे 15 फरवरी 2023 को स्वीकृत किया गया था, ठीक है ना। वाइब्रेंट प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे हुए 46 ब्लॉकों में पहचाने गए गांवों को व्यापक विकास की एक परिकल्पना की गई थी। कितने, 46 गांव जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें उन गांव का टोटल डेवलपमेंट करने का एक प्लान बनाया गया, और इसे 7 अप्रैल 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 7 अप्रैल 2023। क्यों किया गया था, सीमावर्ती या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख गांवों को विकसित करने के लिए। तो क्यों और कब और किसने किया, तीनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को लाना है और उन्हें स्वावलंबी और समृद्ध समुदायों में बदलना है, स्वावलंबी बनाना है, सारी चीजें करनी है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें सड़क की कनेक्टिविटी होगी, आवास उपलब्ध कराए जाएंगे,
गांव के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी, टेलीविजन सुविधाएं दी जाएंगी और दूरसंचार कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये 4-5 चीजें हैं इसके तहत, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है। और इसके माध्यम से सोचिएगा पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा इनके माध्यम से। जब वहां पर सारी चीजें होंगी तो ऐसे गांव में आप अपनी छुट्टियां बिताने जाएंगे कि नहीं जाएंगे 2-4 दिन के लिए? चलो यार, उन गांव में चलते हैं, ठंडे पहाड़ी इलाकों में जहां सारी सुविधा है, नेटवर्क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, शुद्ध हवा भी है और नेचुरल साइट्स भी हैं। वहां देखेंगे तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे टोटल डेवलपमेंट वहां का मिलेगा, क्योंकि हमारे जानने से उन लोगों की 2 पैसे की इनकम भी बढ़ेगी, है कि नहीं? ये सारी चीजें होंगी। इसकी वजह से बढ़ावा देने के माध्यम से आजीविका का सृजन होगा, ठीक है ना? और इन क्षेत्रों में केंद्र के साथ साथ राज्य की अन्य परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे कृषि बागवानी को बढ़ावा मिलेगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, औषधीय पौधों जड़ी बूटियों की खेती आदि को भी बढ़ावा मिलेगा। जब लोगों की इनकम होगी तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में, इन जगहों पर हर चीज का मौका होगा, इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, एग्रीकल्चर, जड़ी बूटियां जैसी चीजें जो पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होती है उनको और मोटिवेशन मिलेगा। अगर सोचिए ऐसी जगहों पर आपके बीमारी के नेचुरल थेरेपी के सेंटर खोल दिया जाए तो, अभी तो आप केवल नेचुरल साइट्स पर घूमने जाते हैं, अगर वहां पर इसी तरीके के नेचुरल थेरेपी के सेंटर खोल दिए जाएं, आपने देखे होंगे केरल वेरल में बहुत सारे नेचुरल थेरेपी के सेंटर्स हैं, उसी तरह के यहां खोल दिए जाएंगे तो कितना डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। और अच्छी जड़ी बूटियां ऐसे ठंडे प्रदेशों में ही पैदा होती हैं, उनको मौका मिलेगा, ठीक है ना? तो ये है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। एवरीबॉडी इट इज ओके, ध्यान रखना। चलिए, अगला है नमामि गंगे मिशन। मैंने पिछली क्लास में भी आपको नमामि गंगे मिशन के बारे में बताया था, यहां पर भी है। अभी हाल ही में इस सारी चीजों को लेकर के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा भारत में बैंक की परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 5 अगस्त 2023 को आगरा में एक बैठक का आयोजन किया गया था। अब कहोगे बैंक का और इसका क्या लेना देना है? यस, बैंक बैठक में नदी संरक्षण के विभिन्न पहलुओं और विश्व बैंक की भूमिका पर बैंक के कार्यकारी निदेशकों के साथ विचार विमर्श किया गया, क्योंकि यही जो विश्व बैंक है ये तमाम तरह के इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए पैसा और फंडिंग करता है, पैसा देता है, फंडिंग करता है। तो नेचुरल सी बात है कि यहां पर उसकी विश्व बैंक की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह की भूमिका हो सकती है, इसको देखा जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। इसीलिए इस बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था। ओके, क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है ना? भारत में जल क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार और निजी क्षेत्र की विशेष रूप से नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत भागीदारी द्वारा जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के प्रयास की सराहना की गई कि भारत में नमामि गंगे परियोजना के साथ साथ जो भारत में जल संरक्षण का प्रोग्राम चल रहा है वो काफी अच्छा है, ऐसा विश्व बैंक ने कहा। सारी चीजें की हैं, ठीक है ना? इससे नदी संरक्षण के क्षेत्र में नमामि गंगे तो वैश्विक स्तर पर एक अलग भूमिका सामने आई है। अब बात आती है कि नमामि गंगे प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि जल संरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। एक पहली योजना है जल जीवन मिशन, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, कौन सी है? जल जीवन मिशन। और इसके तहत सोचिए क्या दिया जा रहा है, इसके तहत किया जा रहा है कि 2024 तक सभी को नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराना, यानी सभी को नल का कनेक्शन दिया जाएगा, नल के द्वारा पानी सभी को। ओके, ये इसमें दिया गया है। एक दूसरा कंसेप्ट क्या किया गया है? दूसरा इसमें जल संरक्षण की बात की गई है, जल संरक्षण। और जल संरक्षण के लिए सोचिए उन्होंने क्या बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है, कैच द रेन वेयर इट ड्रॉप्स व्हेन इट फॉल्स। सोचिएगा, यानी कि वर्षा को वहीं पकड़िए जहां ये गिरती है, वर्षा को पकड़िए, स्टोर कीजिए जहां ये गिरती है, और जब ये गिरती है, जब भी और जहां भी उसको पकड़ के वहीं स्टोर कर लीजिए, यानी कि वर्षा के जल का संचयन करने के लिए
कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इसको कहा गया है। ओके, तो ध्यान रखना कौन सा प्रोग्राम है, कैच द रेन। इस प्रोग्राम को बनाया गया वर्षा जल संरक्षण के लिए। और तीसरा बनाया गया है इसी में जिसकी चर्चा हुई है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर चर्चा है, वो है आपके नमामि गंगे प्रोग्राम की, नमामि गंगे प्रोग्राम की। सोचिएगा, और इसमें 5 प्रमुख इसके वो बनाए गए हैं, स्तंभ बनाए गए हैं। गंगा परियोजना को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए, उसका सही डेवलपमेंट करने के लिए, सारी चीजों के लिए 5 पिलर्स बनाए गए हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के। वो कौन कौन से पिलर्स हैं वो नोट कर सकते हैं आप लोग। नमामि गंगे प्रोग्राम के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान रखना कौन कौन से हैं। एक तो है ही नमामि गंगा, पहला नमामि गंगा यानी गंगा को नमन करना, पहला प्रोग्राम। दूसरा है अविरल गंगा, यानी कि किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, अविरल गंगा। तीसरा है आपका जनगंगा, जनता इससे जुड़ी हुई हो, जनगंगा। चौथा है इसमें ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। और 5वां है अर्थ गंगा, अर्थ गंगा। ये 5 मजबूत स्तंभ बनाए गए हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने, सोचिएगा कितना दिया है, $4.5 बिलियन का ऋण विश्व बैंक ने दिया है, विश्व बैंक ने, सोचिए दिया है। और इसके तहत कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इसके तहत चल रहे हैं आपके 442 प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके तहत पर काम चल रहा है। इतना वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसा दिया है, एवरीबॉडी, ठीक है ना, क्लियर? ठीक है ना, चलिए अगला हम देखते हैं कायाकल्प परियोजना देविका। यह भी लगभग इसी से मिलती जुलती परियोजना है। कायाकल्प परियोजना देविका जो है इसी से मिलती जुलती। यह उत्तर भारत की पहली नदी परियोजना है देविका, और यह कहां है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना देविका पूरी होने वाली है। नमामि गंगा की तर्ज पर 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर से इस परियोजना को निर्मित किया गया है, जिसे नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था देविका नदी, ठीक है ना। देविका जिसे पवित्र गंगा नदी की बहन माना जाता है, पवित्र गंगा नदी की क्या माना जाता है? बहन माना जाता है। एक महान धार्मिक महत्व है। यही कारण है कि देविका कायाकल्प परियोजना के तहत सभी घरों को जोड़ने वाली पाइप और मैनहोल के नेटवर्क के साथ तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का निर्माण यूईईडी के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि इसमें अब किसी भी तरीके का जो भी गंदगी है वो इसमें नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो समझ लीजिए वो फिल्टर होकर के प्रॉपरली सिस्टमेटिक होकर के ही जाएगी। इसी प्रोजेक्ट के तहत ही नमामि गंगे परियोजना में भी काम करने की आवश्यकता है, और काम चल रहा है। क्योंकि गंगा या यमुना जो प्रदूषित हैं उसके पीछे कारण है शहरों की गंदगी का उसमें जाना, और इसके लिए सरकार काफी हद तक कोशिश करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उस पर काम हो ही नहीं पाता। दिल्ली में यमुना देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे झाग हो, साबुन की फैक्ट्री खोल दी गई हो, ठीक है ना। इसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? 190 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 90 और 10 के रूप में उपयोग किया जा रहा है, मतलब खर्च किया जा रहा है। यानी 90% आपकी केंद्र सरकार और 10% आपका केंद्र शासित प्रदेश खर्च करेगा। तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के अतिरिक्त देविका कार्य परियोजना के तहत एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का भी निर्माण किया जाएगा, जो उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए जरूरी है। हम लोग देखिए गंगा में बेशक डुबकी लगा लें बेटा,
लेकिन गंदे करने वाले भी हम ही लोग हैं। नहाने तक तो ठीक है, लेकिन उस गंगा नदी के किनारे पर जो गंदगी हम लोग फैलाते हैं शहरों में जा कर के, जो गंगा नदी किनारे प्रमुख हरिद्वार हरिद्वार है, तमाम तरह के ऋषिकेश हैं, उन नदियों किनारे होटलों में ठहरते हैं और वही लोग सोचिएगा उस अपशिष्ट को टॉयलेट बाथरूम के थ्रू कहाँ बहाते हैं? गंगा में। और हम ही लोग जाते हैं। हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और वो लोग तो इसका मिसयूज करते ही हैं प्रशासन के साथ मिल करके। कोई नहीं ध्यान देता, सब अपना अपना पैसा बनाने पर लगे हुए हैं, सबके लिए अपने अपने धंधे हैं। हम लोग अकेले कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जाते हैं, वहां पर क्या आंदोलन करेंगे, क्या किस सिस्टम से लड़ेंगे? हमारे घर में बीवी बच्चे भी तो हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी पढ़ाई है, अपनी लिखाई है। इसी वजह से इन्हीं सब चीजों का ये लोग मिसयूज करके इस सिस्टम को खत्म करते हैं। हम लोगों के पास समय नहीं। अमृत भारत स्टेशन योजना, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाले अमृत भारत स्टेशन के रूप में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। किनका क्या किया जाएगा? पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा 508 स्टेशनों का, ठीक है ना। और इनका नाम दिया जाएगा अमृत भारत योजना। इसके लिए 24,470 करोड़ रुपए अधिक की लागत की जाएगी, ठीक है ना। यह योजना 2023 फरवरी में लॉन्च की गई थी, जिसका लक्ष्य था समग्र यात्री अनुभव को बढ़ाकर इन्हें विश्व स्तरीय यात्रा केंद्र बनाना और भारत में भर में लगभग 1309 रेलवे स्टेशनों को बदलना और उनका पुनर्जीवित करना है, ठीक है ना। उपरोक्त 508 स्टेशन इन 1300 स्टेशनों का ही एक हिस्सा है। पहले चरण में यह शुरू किया गया है। परियोजना के तहत सभी स्टेशनों को के सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा, जिससे कि शहरों का समग्र शहरी विकास हो सके। यानी कि यहाँ पर बड़े अच्छे हॉल बनाए जाएंगे, मीटिंग हॉल बनाए जाएंगे, ठीक ना, वेटिंग रूम बनाए जाएंगे, साफ सुथरी व्यवस्था की जाएगी, अच्छे टॉयलेट बनाए जाएंगे, गंदगी को दूर रखा जाएगा, कचरा प्रबंधन किया जाएगा, सारी चीजें वहां पर प्रॉपर तरीके से होंगी। ये इसका प्रोग्राम है। इन स्टेशनों पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, मल्टी लेवल पार्किंग, एक्सीलरेटर्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज के अलावा दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये है सारी की सारी चीजें इसमें। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड परियोजना। नवीकरणीय ऊर्जा माइक्रोग्रिड परियोजना ये क्या है? ग्रामीण समुदायों को विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय माइक्रोग्रिड परियोजना बनाई जा रही है। ग्रिड परियोजना तो जानते हैं, जहां से बिजली कनेक्टिविटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है, ग्रिड बना करके एक जोन से दूसरे जोन में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। अब इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माइक्रो ग्रिड बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। प्लांट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसमें ग्रामीण समुदायों की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सीडेक तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रो ग्रिड तकनीक की स्वदेशी तकनीक का उद्घाटन हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ये रहा, यहां पर हाल फिलहाल में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया। कहां पर? हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर तिरुवनंतपुरम में। और सीडेक ने ही इस परियोजना का विकास भी किया है, वहीं पर इसका लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करने वाली एक अनूठी 25 किलोवाट पावर की कंडीशनिंग यूनिट तकनीक, 25 किलोवाट की तकनीक, एक वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर डिवाइस से जो 50 किलो हर्ट्ज पर काम करती है, भारी 50,000 ट्रांसफार्मर से बचती है, सिस्टम को बहुत कॉम्पैक्ट बना देती है। यानी कि जो अब तक 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर्स होते थे 50, ये क्या कर रहा है? ये अब केवल 50 किलो हर्ट्ज पर काम करेगा सेमीकंडक्टर डिवाइस के थ्रू। छोटे 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 सेंटर बनाए जाएंगे और इससे क्या होगा? एक स्वायत्त, स्थानीकृत और स्वनिर्मित ऊर्जा प्रणाली का विकास हो जाएगा माइक्रोग्रिड में से, ठीक है ना। और इसमें कुल मिलाकर के इसका भंडारण, इसका प्रबंधन, इसका वितरण आसान हो जाएगा। बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स, बड़े बड़े सेटअप की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि छोटे छोटे
सेटअप, छोटे मोटे ट्रांसफार्मर, छोटी छोटी चीजों की माध्यम से ही हम बिजली को, नवीकृत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपकी जल विद्युत ऊर्जा, तमाम तरह की जो आपकी कहा जाए कि पर्यावरण हितैषी जो तकनीक है उनके माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये है आपके आज के करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट इकोनॉमी के दोस्तों, ठीक है ना। इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से। अगले वीक हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को किसी को भी अगर मुझसे कांटेक्ट करना है, एडमिशन लेना है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, MK लाइव कोड का। और ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम मेल आईडी है मेरी, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। और उम्मीद करूंगा कि अगले टॉपिक में आप लोगों को बैकग्राउंड के टॉपिक भी आपको डिस्कस किए जाए। चाहे टॉपिक हम डेली कवर कम करेंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड के साथ सॉलिड तरीके से काम करेंगे, जिससे कि आप लोगों का बेनिफिट हो सके। फिर भी मैं यह कहूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी वर्क करिए, मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।